हेलो डियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है सरकारी जॉब हेल्प अतुल। मैं अतुल त्रिपाठी आज आप लोगों के बीच फार्मास्यूटिकल सर्विस के बारे में लाया हूं कि आखिरकार फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है और जेनेरिक व ब्रांडेड दवाओं में क्या क्या अंतर है और तमाम सारी बातें इसमें की गई है कि वर्तमान समय में इसमें क्या सुधार करने की अभी आवश्यकता है। तो दोस्तों कृपया करके पूरा वीडियो देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब हम बात करेंगे आखिरकार फार्मास्यूटिकल सर्विस क्या है। औषध उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री औषध के रूप में उपयोग आने वाले रसायनों का विकास, उत्पादन और वितरण करने वाला उद्योग है। औषध कंपनियां सामान्य दवा जेनेरिक मेडिसिन बनाती हैं या ब्रांड वाली दवाएं या चिकित्सा उपकरण बनाती हैं। हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल सेवा में सुधार करने का समय। स्वास्थ्य क्षेत्र दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यही कारण है कि दवा उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्योग के रूप में देखा जा सकता है और भारतीय दवा उद्योग वैश्विक फार्मा सेक्टर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय विकास भी हुआ है। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव से भारतीय दवा उद्योग के प्रभावित होने की आशंका जाहिर की जा रही है और ऐसे में यही सही समय है कि भारतीय फार्मा उद्योग को अपनी शोध एवं अनुसंधान प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। भारतीय फार्मा उद्योग को हेल्थ इम्पैक्ट फंड यानी हेल्थ इम्पैक्ट फंड के निर्माण की दिशा में विचार करना चाहिए और भारतीय वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है और भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका से सामान्य मांग का 40% और यूके में सभी दवा का 25% आपूर्ति करता है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ ब्लड ड्रग पार्क्स को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दी है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है और विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग में भारतीय दवा क्षेत्र की आपूर्ति 50% से भी अधिक है और वर्ष 2017 में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का मूल्य 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वित्त वर्ष 2018 में भारत का दवा निर्यात 17.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 19.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। और जैव फार्मास्यूटिकल्स, जैव सेवा, जैव कृषि और जैव उद्योग और जैव सूचना विज्ञान युक्त भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रति वर्ष लगभग 30% की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम भारतीय फार्मा उद्योग की समस्याएं आखिर क्या क्या है। शोध एवं अनुसंधान की कमी सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान घटकों और वास्तविक समय में अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का अभाव है और भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश वित्त वर्ष 2018 में 8.5% हो गया था और जो वित्त वर्ष 2012 में 5.3% के सापेक्षिक अधिक है। लेकिन यह अमेरिकी फार्मा कंपनियों की तुलना में अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अमेरिकी फार्मा जो कंपनियां हैं अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 15 से 20% तक निवेश करती हैं और अमेरिकी फार्मा कंपनियां अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि भारतीय फार्मा कंपनियां दवा निर्माण में किसी भी प्रकार का शोध नहीं करती हैं, किसी भी प्रकार का रिसर्च नहीं करती हैं और अमेरिकी फार्मा कंपनियों द्वारा निर्माण दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद उसकी सक्रिय दवा एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट API का उपयोग कर जेनेरिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जेनेरिक व ब्रांडेड दवाओं में अंतर क्या क्या है। पहले हम बात करेंगे जेनेरिक दवाएं। वे दवाएं जिनका निर्माण या वितरण के लिए किसी पेटेंट की आवश्यकता नहीं होती, जेनेरिक दवाएं कहलाती हैं। इसकी कोई मतलब पेटेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती और जेनेरिक दवाओं का रासायनिक संरचना ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती है, परंतु उनकी बिक्री रासायनिक नाम से ही की जाती है, जैसे क्रोसिन या पेनाडोल
ब्रांडेड दवाएं हैं, जबकि इसकी जो जेनेरिक दवाएं हैं उनका नाम एक एग्जांपल में है पैरासीटामोल। और नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रांडेड दवाएं। ब्रांडेड दवाएं जब कोई कंपनी वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद किसी दवा का निर्माण करती है तो उस दवा का पेटेंट करा लेती हैं, और आमतौर पर किसी दवा हेतु पेटेंट 20 वर्षों के लिए किया जाता है। और पेटेंट एक तरह का लाइसेंस होता है जो पेटेंट धारक कंपनी को ही संबंधित दवा के निर्माण और वितरण का अधिकार प्रदान करता है, और पेटेंट की समय सीमा तक केवल पेटेंट धारक कंपनी ही उस दवा का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार बनी दवाएं ब्रांडेड दवाएं होती हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करेंगे नीतिगत समर्थन का अभाव। भारत में सस्ती दवाओं पर जेनेरिक दवाओं के निर्माण तथा कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने हेतु देश के सभी राज्यों में छोटे पैमाने पर कच्चे माल की विनिर्माण इकाई इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए अनुकूल सरकारी नीति का अभाव है, और सरकार के पास उद्योग तथा फार्मासिस्ट समुदाय को उद्यमी बनाने की और इनक्यूबेटर्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना का भी अभाव है, और स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे माल की अच्छी गुणवत्ता का भी अभाव है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करेंगे कुशल श्रम का अभाव। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में कुशल श्रम शक्ति की कमी है, और फार्मास्यूटिकल्स पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी है। परिणाम स्वरूप फार्मा सेक्टर में कार्य करने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से होते हैं जिन्हें इस क्षेत्र की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम नैदानिक परीक्षणों में मानकों का अनुपालन न करना। भ्रष्टाचार, परीक्षण की अल्प लागत, बेतरतीब अनुपालन और दवा कंपनियों व चिकित्सकों की मिलीभगत ने भारत में अनैतिक दवा परीक्षणों को अवसर दिया है, और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट सौंपी है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं दवा निर्माताओं, CDSCO के कुछ कर्मियों और कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच अनैतिक मिलीभगत है, और समिति ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि CDSCO ने बेतरतीब ढंग से चयनित 42 दवा नमूनों में से 33 को भारतीय मरीजों पर किसी नैदानिकीय परीक्षण के बिना इसे इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हेल्थ इम्पैक्ट फंड की आवश्यकता क्यों है। हेल्थ इम्पैक्ट फंड को 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ प्रारंभ किया जा सकता है। इस फंड के जरिए कई दवाओं पर शोध के कार्य को गति प्रदान की जा सकती है, और इस शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित दवाओं के माध्यम से प्रति वर्ष 17,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई जा सकती है, और इस फंड के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में रुचि रखने वाले फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को शोध कार्यों हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान की जा सकती है, और शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित की गई दवाएं अन्य देशों के द्वारा निर्मित ब्रांडेड दवाओं में सस्ती होंगी, जिसका लाभ विशेष लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए प्राप्त होगी। और इस प्रकार हेल्थ इम्पैक्ट फंड के द्वारा फार्मास्यूटिकल्स इनोवेटर्स कोविड-19 के को रोकने व उपयुक्त दवाओं की आपूर्ति करने या विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, और हेल्थ इम्पैक्ट फंड दवाओं की बिक्री करने के बजाय बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सरकार के द्वारा इसमें क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास एवं शोध व अनुसंधान को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 तक अपनी कुल GDP का 2.5% इस क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, और भारतीय दवा उद्योग के विकास के लिए सरकार की नीति में अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, और ग्रीन फील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी गई है, और साथ ही
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच विचार विमर्श के लिए समय समय पर सरकार व निजी क्षेत्रों के सहयोग से इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन जैसे प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है और साथ ही ब्राउनफील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% एफडीआई की मंजूरी भी दी गई है और 74% से अधिक की एफडीआई के लिए सरकार अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे फार्मा क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं। अनुसंधान योजनाएं, उद्योग द्वारा पहचान किए गए शोधकर्ता संकाय के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से शोध कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए और उद्योग के बेहतर संचालन के लिए शोध कार्य करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए और इसमें आंतरिक औद्योगिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फार्मा उद्योग को प्रशिक्षुओं को उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित करना चाहिए और उपयोगकर्ता के अनुकूल नीतियों को अपनाने से लघु उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में छात्रों और मध्यम वर्ग के व्यापार मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे फार्मासिस्टों के लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राष्ट्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बात करेंगे विशेष फार्मा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय शैक्षणिक संस्थान छात्रों के रचनात्मक विचारों से भरे हैं और भारतीय फार्मा उद्योग भविष्य में प्रगति के लिए इन रचनात्मक विचारों को अपना सकता है और फार्मेसी छात्रों का डाटा व्याख्या और डेटा माइनिंग का अच्छा ज्ञान होने के साथ उपकरणों के संचालन में अत्यधिक जानकारी है, अतः इनका सहयोग उद्योगों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। उद्योग क्षेत्र और सरकार को नए फार्मूलों, दवाओं और उपचारों का आविष्कार, अनुसंधान और विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, इसका क्या निकलता है। देश के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी कम लागत में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भारतीय दवा निर्माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्थ इम्पैक्ट फंड की निर्णायक भूमिका हो सकती है और हमें शोध व अनुसंधान के लिए बेहतर अवसंरचना का निर्माण करना होगा ताकि कोविड-19 जैसे संचारी रोगों के प्रति सुरक्षात्मक रणनीतियों का निर्माण किया जा सके। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।